जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली नॉर्मल होनी चाहिए, नहीं हो तो करें या फिर इस फॉर्मेट में वालेकुम सलाम। तो उसको देखने के लिए हम हिस्टोग्राम का मेथड अगर इस्तेमाल करें, अभी तो हम ग्राफ के मेथड पर गए नहीं हैं, लेकिन तो हम पीएलटी को पढ़ेंगे, मैटप्लॉट ये पढ़ेंगे, तो हमें सही अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी सिर्फ एक दो मेथड में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम ड्रॉ भी कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। ये पहले करीब शुरू करते हैं, ये 2-3 स्लाइड्स पढ़ लें। इंपोर्ट मैटप्लॉट एज पीएलटी डेटा को ऑब्जर्विंग योर डेटा बाय पाइथन। स्टार्ट लिया अभी हमने, कहता है ds.hist और plt शो शायद लिखें ना लिखें, तो df.hist का मतलब है हिस्टोग्राम। तो जो हिस्टोग्राम है ये जो आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल कॉलम्स, ठीक है ना, ये नॉर्मल कॉलम का मतलब ये है कि ये एक हिस्टोग्राम है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है। सही है, मिसाल में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से डेटा ये जाएगा, ये डेटा जो है यहाँ से जाएगा इस तरह से मोड़ के, इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यहाँ पे मिला, लेकिन ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस तरह से जाके ये एक टेल आगे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये देख के हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं या उसके जो फीचर्स हैं वो किस टाइप के हैं, जैसे 0, 5, 10, 15, 20। ये बेसिकली राइट तुम्हारी तरफ से होती है, राइट नज़र आ रहा है, ये जो लिखा हुआ भी है कॉलम स्क्यूड कॉलम। स्क्यूड मतलब एक तरफ से टेल इसकी बड़ी है, और नॉर्मल यानी जो कि दोनों तरफ से सेम सिमेट्रिक टेल है इसकी, ठीक। तो ये बेसिकली ब्लड काउंट भी देता है। ब्लड काउंट का मतलब होता है, ये एक महावरतन बोल रहा हूँ, ब्लड काउंट यानी इसके अंदर हर वैल्यूज़ के अंदर जैसे 0, 5 है तो बीच में ये वाला जो पॉइंट होगा ये 2.5 होगा, ये वाला पॉइंट 7.5 होगा, ये वाला पॉइंट जो 12.5 होगा, ठीक है। तो ये इनके बिन्स हैं जैसे भी हमने कहा था। तो 0 से 2.5 एक बिन का साइज है इस वाले में। तो कह रहे हैं 0 से लेकर, ये ग्रुप किया हुआ है इसको, 0 से लेकर 2.5 तक के जो डेटा है उनकी तादाद तकरीबन 60-70 के करीब है, बता रहे। और 2.5 से लेकर 5 तक का जो डेटा है वो तकरीबन उतना ही है जितना पहला वाला डेटा था। इसी तरह से 7.5 से लेकर 10 तक डेटा की तादाद ये, तो ये एक ब्लड काउंट कहलाता है कि हर एक की इंफॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ पे। और ये डेटा जो है स्क्यूड फॉर्मेट के अंदर, अच्छा अगर स्क्यूड बन रहा है तो उसका मतलब है कोई डेटा हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि कोई डेटा जो है इस तरफ होता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे होता, ये इसकी टेल जो है और बढ़ी जाती है। टेल बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली कुछ आउटलायर्स हैं जो कि यहाँ पे आपके नज़र आ रहे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, या तो आप इसको रिमूव करें ताकि आपका डेटा जो है वो बेहतर अंदाज में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक। तो ये तो देखने का मेथड है, अभी हम इसको इम्प्रूव करने का मेथड भी डिस्कस करेंगे। और नॉर्मली हम डेटा को जो ये जो दिया हुआ है स्क्यूड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम डेटा को नॉर्मलाइज तो कर लेते हैं। अब नॉर्मलाइज का वर्ड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे लोग आ रहे हैं जैसे मैं थोड़ी सी बोल भी रहा हूँ, ज्वाइनिंग हो जाए थोड़े से स्टूडेंट की अच्छी। कहता है लाइक ऑल मॉडल्स बिसाइड ट्री बेस्ड मॉडल रिक्वायर्ड द डेटा इन द सेम स्केल। सेम स्केल, एक बात, तो सेम स्केल पे कैसे करेंगे डेटा? स्केल का मतलब होता है कि आप इसको एक ही स्केल पे लें। सेम स्केल पे करने के लिए आप इसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज करने से डेटा की शेप चेंज नहीं होती, लेकिन वो सेम स्केल पे आ जाता है। तो वो क्या होता है, और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज करने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लेके आते हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो लॉग मेथड है और दूसरे मेथड जिससे हम इसको कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है।
ये भी हम रन करके देखेंगे। उसके बाद कहता है कि आउटलायर को देखने के कई तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो तरीका यहाँ लिखा हुआ वही तरीका आप देखें, कई मेथड्स हैं आउटलायर को देखने के। तो कहता है एनी पॉइंट आउटसाइड द बॉक्स इज आउटलायर, जो बॉक्स से बाहर है वो सारा आउटलायर। तो ये जो बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है, ये जो लाइन बनी हुई है और मेजर डेटा इंटरकोटाइल के अंदर ये जो फ्लोसी कलर में है, ये आपका इंटरकोटाइल डेटा, और ये जो दो ग्रीन डॉट्स हैं ये आउटलायर आपके। सही। तो मेजर डेटा इस क्वेश्चन के अंदर है Q1 Q3, और ये जो है Q1 प्लस Q1 माइनस 1.3 जो आपने कहा था कि एक रेंज बनानी है, और Q3 प्लस 1 जो उसकी साइड बाउंड्री है, और उससे भी बाहर अगर कोई जा रहा है तो वो बेसिकली आउटलायर। 75 परसेंटाइल, और परसेंटाइल का अपना फॉर्मूला होता है, दिस इज बॉक्स प्लॉट। जी बॉक्स प्लॉट है, बिल्कुल सही। ये लेफ्ट स्क्रू को बता दिया मैंने, ये बॉक्स प्लॉट कहलाता है। ये बेसिकली वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। हम इससे देख के बता सकते हैं कि मेजर डेटा जो है वो इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जो ग्रीन में नज़र आ रहा है वो बेसिकली आउटलायर। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आगे, और मैं स्क्रीन को स्टॉप करूँ और अपनी स्क्रीन पे जाऊँ, जो कि ये थोड़ी देर पहले जब मैंने भी कुछ उस पर डिज़ाइनिंग की, ये इसकी नज़र आ रही है आपको। अब देखेंगे हमने लास्ट क्लास में जो DF न्यू करके छोड़ा था, हमने DF न्यू 3, ये जो टाइटैनिक का डेटा सेट था जो सारे इंटीजर वैल्यू आ गई थी। तो अब हम इसके डेटा की इनसाइट्स को देखना चाहते थे। इनसाइट्स से मुराद है ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते थे। तो मैंने देखी इसमें एज को पहले टारगेट किया, क्योंकि एज की मैं बिनिंग करूँगा। तो एज को जब मैंने टारगेट किया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बिल्कुल वैसे जैसे एज को हमने हिस्ट करके बना दिया कि DF न्यू 3 एज, अंदर एज लिखा है, क्योंकि एज का बनाना, अगर एज नहीं लिखूंगा ना, डॉट हिस्ट लिखूंगा तो सबका एज बना देगा और सारे एट्रीब्यूट का बना देगा। तो आप सारे को तो देखना नहीं है अभी तो सिर्फ उसका देखना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपने DF न्यू एज हिस्ट लिखा है। जब ये चलाएंगे आप, देखिए अभी रन हो रहा है, देखिए रन हो क्या ठीक, ये हिस्ट जो है वो आपको शो कर देता है। अब इसमें भी देखेंगे ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल टाइप का, ये थोड़ा सा स्क्रू किस तरफ ज़्यादा है, तो ये यहीं से शुरू हुआ ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे जाके थोड़ा सा टेल यहाँ पे ज़्यादा हो। इस ज़्यादा टेल की वजह देखने की वजह से वजह जो है हमने देखी यहाँ पे कि इसका टेल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उस टेल को हम यहाँ से हटा दें। तो ये हिस्ट ये कहता है कि आप अगर इसको बॉक्स प्लॉट करेंगे, जैसे भी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, लेकिन मैंने इसको बॉक्स प्लॉट किया। ये बॉक्स प्लॉट जो आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पर 20 से 40 के दरमियान मेजर डेटा है डिस्ट्रीब्यूटेड, देखेंगे यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा आपको कि 20 से 40 के दरमियान मेजर पार्ट इसका होल्ड करता है। समझ आएगा? बाकी इसकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे थिनर डेटा है, थिनर डेटा, और ये बेसिकली इसके आउटलायर्स हैं। अच्छा, आउटलायर्स जो हैं बेसिकली कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कोई नज़र आ रहा है आपको? दोबारा बता के दिखाते हैं। ये बेसिकली 65 के बाद से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सब बाहर के पॉइंट, यानी वो कहता है कि यहाँ से इसके बाहर के सारे पॉइंट डिलीट कर दिए ये आउटलायर्स बॉक्स प्लॉट ही बता रहे हैं। और ये डेटा में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, तो आप चलो डिलीट कर देते हैं इसको। अब सवाल ये है कि डेटा में ये पॉइंट कहाँ पर होंगे, ये तो हमें नहीं पता ना, इतना भीड़ डेटा में आप ढूंढेंगे कि तो ये फाइंड करना कि डेटा में ये पॉइंट कहाँ होंगे, ये ज़रा डिफिकल्ट होता है। तब इसको किसी टेक्निक से हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की चीज़ों को देखने में काफ़ी है। अब देखो सारा डेटा न्यूमेरिक हो चुका है, इंटीजर हो चुका है, न्यूमेरिक यानी नंबर फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी डेटा के अंदर मसाइल हैं। अगर वो क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, काउंट इज, ये काउंट नहीं है, ये काउंट वो ये तुम गलत समझे। काउंट का मेथड हम लगाते हैं किसी एक ही एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू को काउंट करने के लिए। ये तो एट्रीब्यूट ये जो लिखा हुआ है ना 0 से लेकर 1, हाँ ये सॉरी हाँ यही बात हुई, काउंट का मेथड जो है वो सही कहा। मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया था। ये एज है
और एज में वो लोग जिनकी वैल्यू 60 से अबव है वो हटाएं। तो अब वो हटाने के बहुत सारे मेथड है, खुद से बना लो कोड, बने हुए कोड को कॉल कर लो। तो हम कहेंगे, और आप 16 को बहुत मार्जिन देना चाहते हो तो थोड़ा सी वैल्यू को आगे कर लो, 65 से कर लो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, 60 के बाद से कर लो वैल्यू, और उसके बाद चेक करो उसका बॉक्स प्लॉट करके, फिर देखो कोई आउटलायर उसमें भी तो नहीं आ रहा। तो फिर आपको नज़र आएगा कि उसमें कोई आपको जो है वो रिजल्ट किस में आ रहा है ना। ये दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। मेथड से मुराद है प्लॉटिंग के। हसी तुमने अपनी आईडी नहीं लिखी, क्या करें, चलो खैर माफ कर देता हूँ। अच्छा जी, नहीं लोग इंटर हो रहे हैं यार, मैं इंटर ही करता हूँ लोग। किसके एक्स एक्सेस पे बताओगे मुझे, पूछो मैं जवाब दूंगा तुम्हें। पहली फिगर के या दूसरी हिस्टोग्राम के? ठीक है। प्रभा कहते हैं एक्स एक्सेस पे बेसिकली बिन्स हैं कि ये बेसिकली एज है, एज। मैं तुम्हें समझाता हूँ, यानी इससे जाहिर हो रहा है, और सुनना अच्छी सवाल केस में, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तब आप पूछते हैं कि एक्स एक्सेस पे क्या लिखा हुआ नहीं आ रहा ना, तो वो समझा देता हूँ। एज, ये हमने टाइटैनिक के डेटा पे काम किया है, और टाइटैनिक के डेटा के लिए हिस्सा है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अगर कोड नहीं लिख रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि कोड मुश्किल है। मैंने पीछे तो कुछ कोड नहीं लिखा, तो मैं चलो कुछ कोड की तरफ भी आ जाता हूँ, फिर आप बोर हो जाओगे तो मैंने कोड लिखा ही नहीं आज। तो मैं भी आज आपको असाइनमेंट दूंगा, समझाऊंगा असाइनमेंट, एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट जो आपको देना है अभी, जिसपे आपने जितना काम किया है सबको लगाएंगे और सबको लिखेंगे। एज की वैल्यूज हैं, हाँ फवाद साहब बिल्कुल ठीक करना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा देखो, ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम है, इससे पता ये चल रहा है कि हमारा जो डेटा है एज का, वो अप्रोक्सीमेटली 1 साल से लेकर, एक अंदाजन बता रहा हूँ मुझे क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर आ नहीं रहा है, 1 साल से लेकर 80 साल तक के लोग मौजूद हैं इस डेटा सेट के अंदर। जो एज का कॉलम है इसमें 1 साल से लेकर 80 साल तक के लोग मौजूद हैं। अब 1 साल का हो सकता ना हो, लेकिन इसने इसके अंदर शामिल किया इसको, इसके अंदर वो लेफ्ट साइड पे जो हमने कहा था ना मार्जिन रखने की। खैर, अब जैसे एज आ रहा है 22 साल आ रहा है, 28 साल आ रहा है, 26 साल है, लेकिन ये वाली रेंज ज़्यादा है जो हमने देखी है 20 से लेकर 40 तक वाली। ऐसे लोग शिप पे ज़्यादा बैठे थे। इससे ये भी एनालाइज करना आसान हो गया कि ऐसे लोग शिप पे ज़्यादा बैठे थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ग्रुप है बेसिकली, वैकेंसी का ग्रुप है। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि 1 से लेकर 10, क्योंकि अलग अलग बताएंगे तो 80 डिफरेंट लाइनें बन जाती, उसने को ग्रुप कर दिया कि 0 से लेकर या 1 से लेकर 10 तक के जो एज वाले लोग हैं उसकी तादाद 52 है मिसाल के तौर पर, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। तो ऐसे लोग इसके अंदर जिनकी एज 1 से 10 है उनकी तादाद 52। इसमें ये नहीं पता चलता कि 5 साल वाले कितने हैं, 8 साल वाले कितने हैं, हो सकता ना हो। ठीक है, तो वो बस एक ग्रुप की वैल्यू की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। और 10 से 20 साल वाले लोग बेसिकली इसके अंदर तकरीबन 45 या जो भी कह रहे हैं, और फिर 20 से 30 साल वाले। ठीक, तो 20 से 30 साल के जो लोग हैं वो बेसिकली, इन्होंने थोड़ा सा उसको मिक्सअप करके बनाया हुआ है, यहाँ से इसको इस तरह भी लेना चाहिए। ये रेंज जो डिज़ाइन होके आया ना हमारे पास, ज़रूरी नहीं कि जो स्क्वायर बना हुआ है इसी के बेस पे चलें। तो ये बेसिकली जो हम इसको खुद भी ब्रेक कर सकते हैं। ये एक हो गया, मैं इसको क्लियर करके ब्रेक करता हूँ। इन्होंने ये स्कैनिंग तो कर दी है, असल में जो हिस्टोग्राम है वो कुछ इस तरह से, ये वाली लाइन काउंट की जाएगी, ये वाली लाइन काउंट की जाएगी, समझ में आ रही बात है। हिस्टोग्राम को हम बार चार्ट से बना सकते थे, ये वाली लाइन काउंट की जाएगी, ये वाली लाइन काउंट की जाएगी, ये लाइन, इस तरह से ये लाइन जो है इन्होंने डिज़ाइन की। हम लाइन एक्चुअल जो ग्राफ बना हुआ है ये वाली लाइन को ना देखें, जो यहाँ पे ये ब्लॉक हो रहा है वो ब्लॉक करें। 0 से 10, अब हम गलत क्या गए थे, 0 से 10 के बजाय यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक का डेटा ये है, फिर उस 8 से लेकर यहाँ तक का डेटा जो भी होगा इसकी हम जो अभी मैंने, क्योंकि मैटप्लॉटलिब को पढ़ाया नहीं है, तो हम इसके एक्सेस को लिख भी सकते हैं, इसकी ये जो क्या कहते हैं चेंजेस भी कर सकते हैं, सारी चीज़, कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग हम पैरामीटर से पास करके चेंज कर सकते हैं।
मैट प्लॉट के अंदर। तो जब मैट प्लॉट पढ़ेंगे तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी तो जैसा उसने दिया वैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया, आप समझ में आगे बढ़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस आउटलायर यहाँ से देख रहे हैं 60 के बाद ये ठीक। तो और मैंने इसकी लाइनिंग भी सही कर दी ना। पहले ऐसा लग रहा था कि ये इस वाले बॉक्स में आ रहा है, बॉक्स में नहीं आ रहा, बल्कि एक्चुअल में जो इसकी अपनी जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को लाइन पे हम शो करते हैं। अच्छा जी, आगे जाते हैं। और ये भी तुम्हें समझ में आ गया, दोनों को साथ साथ इसलिए मैंने शो किया है, दोनों को साथ साथ मैंने इसलिए शो किया है कि इसमें आपको ये पता चले कि मेजर डेटा इधर ही ड्रॉ हो रहा है और ये मेजर डेटा जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक, ये एक्चुअल में 20 से लेकर 30 40 के दरमियान ही है जो वैल्यूज़ के साथ। और ये अपना है। अब सवाल अगला जनरेट होता है, और क्या डिलीट कैसे होंगे, ख़त्म कैसे होंगे, ये कौन सा डेटा, ये डेटा कौन सा डेटा, ये तो नहीं पता ना। तो आप कहेंगे जिसकी एज 80 हो तो वो डेटा आप किसी स्क्रिप्ट के थ्रू लिखेंगे। तो चलते हैं दोबारा वहीं पे। आप ये दोनों मैंने डायग्राम से भी सीखा, दोबारा वही शेयर कर दिया। ये दोनों मैंने डायग्राम से शो कर दी। अच्छा, ये इसका कोड है जो भी हमने देखा था, df कॉलम नेम, ठीक है, और उसके बाद बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप इसके पैरामीटर्स देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने यहाँ पर उसको रन कर दिया। ये जो मैंने समझाया था, ये बेसिकली जो मेजर डेटा होता है वो यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया Q1 से Q3 के दरम्यान, यानी 25 से लेकर 75% का जो ये बता रहा है कि जो डेटा के अंदर 25 से 75% जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी 0 से लेकर 25% उसको अलग कर दिया उन्होंने यहाँ पर, और जो मेजरली 25 से 75% डेटा एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली इस बॉक्स के अंदर जो है वो शो कर दिया जाता है। बॉक्स प्लॉट इसीलिए कहते हैं। अच्छा, मैं उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना भाई, बॉक्स प्लॉट बनाना आ गया। अब इसको अब इसमें इन्होंने बाकायदा दिखाया है कि देखो ये आउटलायर है जो पॉइंट आ रहा है। अब ये आउटलायर कैसे डिलीट होगा वो बात भी इसको देख लेंगे। अच्छा, कुछ और ग्राफ भी बना सकते हैं जो आगे इस्तेमाल होंगे, इसका भी हमें पर्पस समझ नहीं आएगा। जब हम थोड़ा सा और एक्सपर्टीज ले लेंगे तो फिर हम इसको समझेंगे, लेकिन बना सकते हैं। सी बॉन्ड को भी पढ़ेंगे जब हम। सी बॉन्ड बेसिकली जो लीनियर ग्राफ है वो तो हम बना लेते हैं अपने मैटप्लॉट से, लेकिन सी बॉन्ड के थ्रू हम दूसरे किस्म के ग्राफ जो है डिज़ाइन करते हैं, जो 3D ग्राफ है और इस तरह के दूसरे ग्राफ्स हैं। हीट मैप है, हीट मैप बनाने के लिए हमें सी बॉन्ड चाहिए होगा। सी बॉन्ड के इस तरह से दूसरे ग्राफ हम इसके थ्रू बनाते हैं। तो कहते हैं इम्पोर्ट सी बॉन्ड एज एन एस। सी बॉन्ड इसलिए साइकिल प्लान कि ये थर्ड पार्टी का वो है, ये जुपिटर इंस्टॉल करते वक्त ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो आप ये पेयर प्लॉट कर रहे हैं अपने पेयर प्लॉट, और पेयर प्लॉट का मतलब ये होता है कि द अबव पाइथन कोड शो द कोरिलेशन और एसोसिएशन टू ईच अदर। ये बेसिकली दो डेटा के दरमियान कोरिलेशन शो करता है। ठीक, कॉलम, दो कॉलम के दरमियान तो लिखा हुआ है कॉलम नॉर्मल कॉलम 2 एंड नॉर्मल कॉलम, स्क्यूड कॉलम 2 और फला कॉलम। तो ये बेसिकली कॉलम के बेसिस पे जो है। मार्क को अपनी वीडियो बंद कर दो मार्क। अच्छा, तो ये बेसिकली दो, अभी हम इसमें किसी भी स्पेसिफिक, ये डीएफ लिखा हुआ है ना, तो हम किसी दो चीज़ों के दरमियान भी इसको बना सकते हैं। तो उसको हम एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट किसी वक्त कर दूंगा जब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे एसएनएस के उसमें जाएंगे तो। ठीक, अभी ये स्लाइड पे हमारे पास दिया। अच्छा जी, स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। स्केलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ये हम स्लाइड के हिसाब से आखिरी हमारी स्लाइड होगी, उसके बाद फिर हम कोड पे आ जाएंगे। और तो नहीं, हमारी गलतियाँ तो सबसे होती हैं, इतनी छोटी मोटी गलतियों पे क्या सॉरी। अच्छा, ये जो स्केलिंग है बेसिकली और ट्रांसफॉर्मिंग है, ये पढ़ के फिर हम कोड की तरफ से जाएंगे। जो कोड पढ़ा है जितना पॉसिबल है उसको लिख लेंगे आज, और फिर देखते हैं। स्केलिंग का मतलब ये है कि हम सबको सेम स्केल पे ले आएँ, ये हमारा मेजर टास्क है। और फिर उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम अपने डेटा को किसी दूसरे, जैसे मिसाल से स्क्यूड है तो उसको हम किसी ट्रांसफॉर्म करके उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके आ जाएं। तो ये सब करने के लिए हमें मेथड चाहिए, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए यहाँ पे हम ये
मेथड सीखा है। ये ऑलमोस्ट एंडिंग पे चल रहा है, हमारे ऑलमोस्ट मेथड हमने कवर कर लिए। बाकी सब प्रैक्टिस पे और दूसरों को देख देख के जो है वो हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे काम करते जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट कहता है कि मोस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर्ड द डेटा ऑन सेम स्केल। ये तो हम पहले बता चुके हैं। इफ इट इज डिफिकल्ट टू कैंपस में ये कंपेयर है, मैं कैंपस कहाँ से लिख दिया, टाइप करते हो। इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर द सैलरी वैल्यू ऑफ एन इन थाउजेंड विद एजेस। ये बड़ा डिफिकल्ट है कि सैलरी को हम किसी फॉर्मेट में लेते हैं और जो कि थाउजेंड्स में होती हैं और एजेस जो है वो 100 से भी बिलो में होते हैं। सिमिलर स्केल इज मेजरिंग नीड टू रीस्केल एंड ब्रिंग ऑल डेटा ऑन द सेम। सिमिलर स्केल का मतलब है कि सबको रीस्केल करें, ठीक है। सबको रीस्केल का मतलब ये है कि हर डेटा एक ही स्केल के ऊपर जो है शो, ठीक। तो स्केलिंग करने के लिए क्या खुद करेंगे हम स्केलिंग? तो स्केलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, ये डेटा सेम स्केल पे आ जाए। कहता है कि मोस्ट मशीन लर्निंग मॉडल रिक्वायर्ड द डेटा ऑन द सेम स्केल, इट इज़ डिफिकल्ट टू। दोबारा आगे मैं पहले ये स्लाइड ना डायग्राम ली थी उसमें, तो उसने यहाँ दिखाया है कि देखो अगर एक ही स्केल पे यानी स्केल पे रहते हुए हम डिफरेंट यानी अगर सैलरी और एजेस को हम अलग अलग स्केल पे ड्रॉ करेंगे ना एक साथ, तो देखो सैलरी ज़्यादा होने की वजह से ये स्केलिंग हो जाएगी इसकी, और सैलरी तो सही शो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एज की एक छोटी सी लाइन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली 100 से भी अंदर होती है। तो इसकी स्केल पे रहते हुए अगर मैं एज को ड्रॉ करूँ तो वो बहुत बुरा तरीके से ड्रॉ होगा, सही है। तो ये कहता है सिमिलर स्केल इज मेजरिंग। दो मेथड है इसके, बहुत सारे मेथड हैं, इसमें से दो हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत पॉपुलर है। और ना तो इसके पता नहीं पूरा पेपर लिखा हुआ है स्केलिंग के ऊपर ना, मैं अगर बोलोगे शेयर कर दूंगा, बहुत ज़बरदस्त पेपर है, लेकिन थोड़ा पुराना है, उसमें कुछ नए मेथड्स आ गए हैं, वो नहीं है उसके अंदर। 8-10 मेथड है जो उसमें लिखे हुए पेपर्स में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलिंग टेक्निक, टू ऑफ देम आर मिन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। मिन मैक्स स्केलिंग का मतलब होता है कि आप बेसिकली मैक्सिमम करंट डेटा को इसके मैक्सिमम से माइनस करें और डिवाइड कर दें उसको आप मिन माइनस मैक्स माइनस मिन से। चलो ये फॉर्मूला भी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, या मैक्स से डिवाइड कर दो। यानी मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि ये खुद भी लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस, ठीक है, एक्स जो भी डेटा है माइनस जो भी डेटा आप ले रहे हैं उसको माइनस कर देंगे एक्स मैक्स से और डिवाइड कर देंगे एक्स मैक्स से। समटाइम इस तरह किया जाता है, समटाइम मिन मैक्स को इस्तेमाल किया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि डिवाइड कर देते हैं मैक्स माइनस मिन से। तो इस तरह से डिवीजन का तरीक़ेकार क्या कहते हैं, मिन माइनस एक्स का। इसके अंदर बाउंड्री वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है, इसमें बाउंड्रीज वैल्यूज़ को लिया जाता है। तो खैर ये तो फार्मूलाज तो मैं आपको शो कर दूँगा अभी, इसमें वेरी इंटरेस्टिंग कि मैथमेटिकल फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे लिए पाइथन में आसानी ये है कि हम सिर्फ इसको कोड कॉल करेंगे तो ये हमें करके दे देगा, लेकिन आप खुद भी लिख सकते हैं इसको। हमने अपनी रिसर्च में इसको खुद लिखा था, इसको भी स्टैंडर्ड डिवीजन पर एक और जी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा मेथड है, वो जी नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द लीनियर स्केलिंग। द पाइथन कोड अगले पेज में आ जाएगा, ये जैसे दिया हुआ है, तो हम इसको सेम स्केल पे ले आएंगे। यानी जो मिन मैक्स स्केल है वो बेसिकली 0 और 1 के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी अभी जो एज है वो हमने देखा था तकरीबन, अगर यहाँ से देखा जाए तो 5 साल से लेकर यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन 78 साल तक के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। इनकी एजेस को हम बेसिकली 0 और 1 के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो 0 और 1 के दरमियान ही एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रही है? तो अब हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान, उसके लिए उसने कहा कि कोड आपको दिखाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम साइकिट लर्न, यानी एसके लर्न। ये एक नया हमारे पास पैकेज है साइकिट लर्न का, उसमें से इस साइकिट लर्न में मोस्टली जो है वो मशीन लर्निंग के सारे मॉडल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी मॉडल आप करेंगे उसमें आप साइकिट लर्न की जो है वो पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो कहता है यानी यहाँ पे सिस्टम में लिखेंगे और उसके बाद इंपोर्ट उससे स्पेसिफिक जो है उसकी क्लास है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो फ्रॉम
scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग, यानी scikit-learn के अंदर प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, scikit-learn में और बहुत सारे मेथड्स हैं, तो scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट मिन मैक्स स्केलर, और मिन मैक्स स्केलर को आप यहाँ से इंक्लूड करा दिया। फिर आपने यहाँ पे स्केलर का इंसर्ट कर लिया यहाँ पे मिन मैक्स स्केलर को, और उसके बाद ये स्केलर का आपके प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई स्केलर के अंदर। अब आपने क्या हुआ, अब आपने स्केलर के बेस स्केलर के लिए मॉडल फिट कर लिया, स्केलर डॉट फिट, और किस एट्रीब्यूट्स के लिए करना है, एज के लिए करना है। दोबारा बता रहा हूँ शुरू से कि पहले तो आपने पैकेज को कॉल किया, उसके बाद उसको आपने स्केलर में इसकी प्रॉपर्टीज मिन मैक्स की प्रॉपर्टीज को स्केलर में दे दिया, और अब आपने स्केलर को फिट कर दिया किसके अंदर, एज के अंदर, यानी एज ये सारा मेमोरी में हो रहा है। देखो आप कहेंगे स्टोर तो किया नहीं उसको मैंने लाइन को, इस वाली लाइन को, ये मेमोरी में स्टोर कर देता है इसको। तो एज पे रहते हुए इसने एक मॉडल तैयार कर लिया। अब गौर सुनना क्या कह रहा हूँ, यानी एज पे रहते हुए एक मॉडल तैयार हो गया, एज पे रहते हुए। और क्या मॉडल तैयार हुआ होगा कि वो बेसिकली मैक्स को मिन से माइनस करके और एक मॉडल तैयार करके आपके सामने रख देगा। अब आप इसको जब डेटा दोगे ना तो वो उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब वो डेटा चाहे तुम इसी एज का दे दो या किसी और का दे दो, इसने भी क्योंकि हमें एज को ही अभी नॉर्मलाइज करना है, उसने कहा df नॉर्मलाइज एज, एक नया फील्ड बनाया और कहा स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, और मेथड क्या है स्केलर का, ट्रांसफॉर्म का मेथड है स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। ये वही स्केलर जो ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल ऐसा ही गलती से स्मॉल हो गया, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म df एज। अगर तुम df एज की जगह df वेट दे दोगे तब भी ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, लेकिन इस वाले मिन मैक्स से करेगा जो यहाँ पे मॉडल तैयार हुआ है। लेकिन क्योंकि आपने किसी और एट्रीब्यूट को इस वाले से नहीं करना तो आपने कहा एज को बेसिकली हम यहाँ पे, तो आप देखें जब आप इसके ट्रांसफॉर्म कर देंगे ना तो एज जो है वो 0 से 1 के दरम्यान आ जाए, इसकी हाइट चेंज नहीं होगी लेकिन वेट एज जो है वो 0 से 1 के दरम्यान स्केल होकर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है मिन मैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड में कोई इशू तो बता देना। ये बेसिकली जब हम scikit-learn की लाइब्रेरी यूज करना शुरू करते हैं ना तो मॉडल बनाना शुरू करते हैं, और मॉडल हमेशा फिट से बनता है। मॉडल का मतलब है कि आपने बेसिकली इसको मेमोरी में, मैं आप बताया था मेमोरी में एक मॉडल बना के जो है तैयार कर लिया, और उस मॉडल को बनाने के लिए जो डेटा, ये मॉडल तैयार है, मॉडल बनाने के लिए डेटा दिया था वो इस वक्त एज का दिया था, एज का दिया था मॉडल बनाने के लिए, और इस एज के ऊपर जो मेथड था वो मिन मैक्स मेथड था। समझे, मिन मैक्स मेथड को लगा के आपने ये जो है वो रेडी किया। तो इस तरह से आपने मॉडल तैयार कर लिया। अब मॉडल तैयार है तो इस पर जरूरी नहीं कि अगर आपने एज से मॉडल बनाया है तो एज को ही ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एज से बनाया है और हम एज को ही भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो लिहाजा क्योंकि मॉडल ये नहीं देखता कि एज से बनाया है किससे मॉडल देखता है कि मैंने एज से मॉडल तैयार कर लिया है। अब वो ये नहीं देखेगा कि एज ही आएगा तो मैं करूँगा, वो कहेगा कोई भी आ जाए मैं उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करूँ, तो ट्रांसफॉर्म करके आपको रिजल्ट जो शो करेगा। ठीक है, तो ये तो था मिन मैक्स मॉडल, ये इस्तेमाल होता है और ये दोनों कसरत से इस्तेमाल होता है, डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट मॉडल बेहतर अंदाज में रन होता है। तो उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ और मीन के साथ काम करता है। स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड द मीन ऑफ द डेटा एंड सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट, और उसके अराउंड में जो सेंटर डेटा होता है वो हम ढूंढते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन, दिस हैज नो मैक्स एंड मिन वैल्यू, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, हर डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ के जो नई वैल्यू कैलकुलेट होती है उसको बेसिकली असाइन कर दिया जाता है रिजल्ट के तौर पे। जैसे क्योंकि रिजल्ट तो नया आ रहा है तो वो उस बेसिस पे नया रिजल्ट जो बन जाता है। तो कहता है कि इसके लिए बाउंड्रीज हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं होती, पहले आप मिन निकालते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं उसके बाद वर्किंग करते हैं कि कितनी दूर तक आपने लेके जाना। तो इसके लिए अगर मेथड को हम इसकी मेथड को देखें तो कहता है फ्रॉम scikit-learn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। जब आपको करना हो तो आपने स्टैंडर्ड स्केलर, ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड है स्टैंडर्ड स्केलर एज कम्पेयर टू एनी अदर मेथड। उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलर को आपने जो है स्केलर की प्रॉपर्टी के अंदर दे दिया, उसके बाद फिट कर दिया, ये डी छोटा है गलती से बड़ा हो गया, स्केलर डॉट फिट मॉडल तैयार कर लिया। ठीक
ठीक है। और अब आपने क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर से मॉडल बनाया था तो अब आपने उसके ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म df एज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक। तो ये बेसिकली इसमें आपको जो है वो सॉरी ठीक है, इसमें वो इसके हिडनली जो है पहले इसमें मेरे ख्याल में मैं मिस कर गया हूँ, इसमें हिडनली पहले वो जो है इसका मीन और मीडियन मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालता है और उसके बेसिस के ऊपर सारी वैल्यूज कैलकुलेशन करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, मैं एक टास्क देता हूँ सारे स्टूडेंट को, और सुनना, ठीक है। लाइट चली गई है, मैं देखता हूँ आप लोगों को। मैं अभी अभी वो ये भी हमारा भी ये बंद हो जाएगा ना, 7 मिनट है। आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, ये कोई असाइनमेंट नहीं है लेकिन अच्छा ये है कि आप ढूंढे, आप इन दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला ढूंढ लीजिए ताकि अगली क्लास में कोई एक आदमी से बता दे कि ये फॉर्मूला ऐसा, वरना आप ही ढूंढेंगे तो मैं निकाल लूँगा, मेरे पास लिखा हुआ है कहीं पे, तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। स्टैंडर्ड स्केलर और मीन मैक्स के दोनों के फॉर्मूला आप ढूंढ के मुझे कल अगली क्लास में शो करेंगे। जितने ज़्यादा लोग शो करेंगे उतना अच्छा है, ताकि जब मैं मार्किंग कर रहा हूँ तो जहन में हो कि ये लोग पार्टिसिपेशन में अच्छे थे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि किसी ट्री बेस मॉडल के बजाय मैंने ये कहा है बिलाल कि आप स्टैंडर्ड स्केलर और मीन मैक्स के मैथमेटिकल फार्मूला ढूंढ के लेके आएंगे। ढूंढना कि आप लिखेंगे आपको फार्मूला मिल जाएगा, तो मुश्किल काम ही नहीं है। मीन मैक्स को तो आधा मैंने लिख ही दिया था। तो स्टैंडर्ड स्केलर और मीन मैक्स का फार्मूला आप जो है वो ढूंढेंगे और मुझे अपनी क्लास में पेश करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़े। अब ये कहता है कि अगर हमें आउटलायर मिल गए हैं तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे। सवाल ये है कि हमें अगर डायग्राम में नज़र आ गया कि आउटलायर है तो हम उस आउटलायर को डिलीट कैसे करेंगे, ये सवाल। तो कहता है कि देखो, हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो कि आउटलायर जो है वो आउटलायर होते क्या है ये तो बता चुका हूँ कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डेटा इज वेरी स्क्यूड बिकॉज आउटलायर विच एग्जिस्ट इन द डेटा। हो सकता है कि आउटलायर होने की वजह से डेटा जो है वो अवे चला जाए। आउटलायर होता क्या है? आउटलायर विच इज़ फार अवे फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द डेटा, वो होते हैं जो आपके मेजोरिटी ऑफ द डेटा। हालांकि हम इस 80 को भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी तादाद कम है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 140 वाला डेटा आउटलायर है, ठीक। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कैसे डिलीट कर दिया। सेवरल मेथड्स टू रिमूव द आउटलायर फ्रॉम आउटलायर्स, फॉर्म आना चाहिए। सम ऑफ देम आर, कुछ उसमें से ये है क्वांटाइल बेस अप्रोच और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस अप्रोच। अब इन दो मेथड से हम इनको बेसिकली आउटलायर जो है वो निकालते हैं। एक क्वांटाइल बेस अप्रोच है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन बेस जो है वो मेथड है। क्वांटाइल बेस का मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि भाई आपको पता है कि ये आउटसाइडर होंगे तो हम मैक्सिमम या मिनिमम के जो है वो 5% डिलीट करते हैं। जैसे अभी किसी ने काउंट करके मेथड लिखा था, बिल्कुल वैसे ही। और स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब ये है कि हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन जब निकालते हैं तो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखते हैं कि इतना वेरिएंस तक ले लो उसका, और उसके बाद के जितने भी डेटा है वो सब आप डिलीट कर दें। ये दो मेथड हैं। अब देखो थोड़ा सा स्टैट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इस स्टैट्स की तरफ उसको समझना भी है कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। ये we can remove 5% of the data, but if there is no outlier, then removing the actual data may remove। और अगर वहाँ उस 5% ऑफ डेटा के अंदर आउटलायर नहीं हुए तो फिर आपका एक्चुअल डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो कहता है कि क्वांटाइल यानी जिसकी वर्थ 95 से कम है या जो भी लिखा, तो कट ऑफ एक नया वेरिएबल बनाया, df कॉलम नेम डॉट क्वांटाइल 0.95, ठीक। तो इसके मार्क्स बना के उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, वो डेटा गायब हो जाएगा। तो कहता है कि डी एफ कॉल लेस देन कट ऑफ, जो कट ऑफ हमने बनाया है उससे लेस देन की जो वैल्यूज़ हैं, जो हायर वैल्यूज़ हैं उसको हटा दी हमने, और जो लेस देन वैल्यूज़ हैं वो सब इस कॉलम नेम जो ऊपर वाला था उसी के अंदर लेकिन मार्क्स में हमने इंटर कर दिया, और टाइम ट्रिम ऑफ को मार्क्स डी एफ मार्क्स के अंदर जो है वेरिएबल के अंदर डाल दिया डी एफ मार्क्स। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो टॉप 5 जो
बाहर की तरफ का डेटा होंगे वो बेसिकली यकीनन मतलब जाहिर है आप ये कह सकते हैं, अगर मैं तो नेक्स्ट स्लाइड करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता ये नज़र आ रहा है कि ये आउटलायर है, तो हमें नज़र आ गया कि ये शुरू 95% है, 10% जितना भी है ये डेटा जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हम इस डेटा को जो हायर वैल्यू है उनको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिमूव यहाँ पे इन्होंने की है। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है कि हम और 95% डेटा जो है क्वांटाइल में ले लेंगे तो ये यहाँ तक का डेटा आ जाएगा और रेड वाला डिलीट हो जाएगा। और दूसरा मेथड है आउटलायर डिलीट करने का, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड। स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड में क्या करते हैं कि आप बता देते हैं कि पहले आप इसकी मीन किसी जिस कॉलम का निकालना है पहले उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, और फिर आप बताते हैं कि कितनी दूर तक राइट स्टैंडर्ड डिविएशन से राइट कितनी दूर तक जाएंगे आप, जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन है इसने कहा मल्टीप्लाई बाई 3, फिर इसका अपर और लोअर ढूंढते हैं। अपर लोअर ढूंढने का मीन माइनस कट ऑफ, जो कट ऑफ निकाला है, और मीन प्लस कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है ये बेसिकली हमने यहाँ पे देखा था, मैं आपको दिखाऊं, ये वाली वैल्यू क्या आप स्टैंडर्ड डिविएशन के कितने लेफ्ट, यानी अगर देखें ये म्यू का मतलब होता है मीन, और से देखना, ये मैं ये डायग्राम इसलिए लेके आया हूँ कि आपको बात समझ आए जो वहाँ पे किया, यानी अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो ये इसका मीन है, म्यू का मतलब है मीन, ये समझ में आता है ना। अब इसके राइट मीन से, अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपने ले चुके हैं, इसके राइट पे कितनी दूर जाना है और लेफ्ट पे कितनी दूर जाना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप कहते हैं भाई मुझे ग्रीन वाला आउटलायर लग रहा है, ग्रीन वाली मिसाल है, तो आप कहते हैं आप म्यू प्लस 2 सिग्मा, सिग्मा यानी जो भी मल्टीप्लायर है इसका, यहाँ तक जाएंगे आप, और लेफ्ट साइड भी इतनी दूर तक जाएंगे, तो यहाँ तक का डेटा आप पिक कर लेंगे खाली, और ये डेटा जो लेफ्ट है और ये राइट है उसको डिलीट कर देंगे। जो डायग्राम जो मैं समझा रहा हूँ वो उस वाले जो पीछे हम अभी फार्मूला पढ़ रहे थे उसके बेसिस पे फार्मूला, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन STD.STD, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन से आप इसको हासिल करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन जो नॉर्मलाइज, तो इस 3 इंटू STD, तो STD का मतलब है कि जो STD इसका है मीन से, जो नॉर्मल डिविएशन उसके अपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद अगर फार्मूले की तरफ जाएं, बैक तो नहीं हो रहा है, ये तो जो कट ऑफ आप बनाना चाहते हैं वो बेसिकली मीन से एक लेफ्ट साइड का और मीन से राइट साइड का, ये वही है जो भी हमने मीन से लेफ्ट और मीन से राइट स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों क्यों हो रहे हैं क्योंकि मीन इस स्टैंडर्ड डिविएशन में मीन सेंटर वैल्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन